अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद है मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। हुकूमत ने 15 सितंबर से स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया और शादी हॉल्स 15 अगस्त से और तफरीगाह जो हैं वो 7 अगस्त से। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यूरोप में जो है दोबारा से लहर आने का खदशा है और हर 15 सेकंड बाद जो है एक मौत हो रही है कोविड-19 से। हमारी खैर पहली लहर ख़त्म होगी तो हम दूसरी लहर की फ़िक्र करेंगे ना अभी तो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के ईद से 2-4 दिन पहले हमारी शरह अमवात जो थी वो 24 घंटे में 6 हो गई थी। अब आज फिर वो 25 हुई भी है, कल भी 23 थी मेरा ख्याल है, उससे परसों भी 25 थी। तो ये ईद के दौरान जो गहमा गहमी और मिलना जुलना होता है उसका एक असर तो होना है। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि ये मानना पड़ेगा और ये लोगों को क्रेडिट देना पड़ेगा कि लोग ऑन द होल कोविड से अवेयरनेस है उनको और वो इससे केयरफुल हैं। कुछ जगहों पे नहीं भी हैं और वो खुमियाजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं जो डेथ्स हो रही हैं ना, मैं कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह से डेटा ले रहा था तो वो बाकी मल्टीपल क्रिटिकल इश्यूज़ हैं उन लोगों को, कार्डियक भी, डायबिटीज़ भी, किडनीज़ के भी, और फिर उसके अंदर कोविड हुआ हुआ अस्पताल के अंदर लंबे अरसा रहने की वजह से। उसमें कुछ यंग भी हैं। एक हमारा दोस्त है, उनका बेटा है, जवान बेटा है, अल्लाह उसको सेहत दे दे। उसका बड़ा लंबा लिवर का प्रॉब्लम था और उसका लिवर ट्रांसप्लांट होना था। वो 1.5 महीने से हॉस्पिटल में था तो वहीं पे कोविड उसको हो गया। ये एक डेंजर है जो हम पहले से डिस्कस करते रहे हैं कि जब मेन अस्पतालों में ऐसा होता है। अभी जो शादी घर खोलने का फैसला है इसमें मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ज़रा कुछ SOPs वाजे करनी पड़ेंगी और उनको बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना शादी घर जो है ये एक मेन कैरियर बन सकता है। और स्कूल्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है 15 सितंबर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 सितंबर तक ये इंशाल्लाह बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा और वरना फिर स्कूल्स खाली होंगे, नहीं भेजेंगे लोग बच्चों को अपने। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने कि हम 7 सितंबर को हालात का वो करेंगे, फिर करेंगे खोलेंगे। देखिए बच्चे जो है ना उसके ऊपर किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो वो मेरा ख्याल है कि अच्छा कि उन्होंने 15 सितंबर तक ले गए हैं उसको। मुझे लगता है कि शादी हॉल्स को भी अंडर प्रेशर उन्होंने कर दिया, इसको भी ज़रा आगे ले जाते तो ठीक था। रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं 3 दिन के बाद और बाकी जगहें खोल रहे हैं, पार्क्स भी खोल रहे हैं। अल्लाह ताला आप खैर करे। लेकिन मुझे लगता है कि सेकेंड वेव हमारी ज़रा सी अभी मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि हालांकि WHO ने नहीं माना, मैं उसके बरक्स एक बात कर रहा हूँ कि जो हमारा अमली मुशाहिदा है डिफरेंट डॉक्टर्स वगैरह से बात करके, जो हमारा मौसम है ना इसने ज़रूर कुछ फ़र्क डाला। जो समझ में नहीं आती बात कि अगर उसने यहाँ पे फ़र्क डाला तो इंडिया में क्यों उल्टा फ़र्क डाला। बिल्कुल। तो बहरहाल मैं साइंसदान तो नहीं हूँ ना आप हैं, तो हम लोगों का वेट करेंगे जो इसके मुतलिक देंगे। लेकिन अल्लाह खैर करे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता खुलने की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि SOPs फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो पिछले दिनों लॉकडाउन जब हुआ हुआ था तब हम देख रहे थे कि कोई उस पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं थी जिस तरह से कहा जा रहा था। तो अगर इसमें भी ना हुई तो फिर ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर मगर चूके चुनाचे तो नवीद शेख साहब ही आपको बताएंगे कैसे करते हैं, क्योंकि वो माहिर हैं इसके। लेकिन यह है कि SOPs मेंटेन करनी पड़ेगी, हमें अपना डिस्टेंस। मैं और आप एक गैप से बैठे हैं, अगर इसके भी ज़रा यहाँ तक मैं आ जाऊँ तो फिर मुझे मास्क पहनना चाहिए और आपको भी। तो अगर हम और हाथ मिलाने से या गले मिलने से हमें इज्तनाब करना चाहिए। आज भी मैं एक जगह पे गया सुबह को, वो साहब फर्ते जज्बात से वो आए और मुझे गले लिपट गए और मैं कुछ कह ही नहीं सका उनको, उसके बाद मैं क्या कहता। लेकिन लोगों को भी ये एहसास होना चाहिए कि यार आप अपनी वजह से दूसरों को भी अनकम्फर्टेबल कर रहे हैं। नवाज शरीफ के नवासे जुनैद सफदर रहमान की शादी कतर में सैफुर रहमान फैमिली में तय हो चुकी है ना। ये इन फैमिलीज में तो शादी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं ना। तो अब आपको ये तो समझ आ गई ना कि सैफुर रहमान ही इनकी कतर में सारी चीज़ों को देखभाल कर रहा है। और आज जिस नैब के ख़िलाफ़ हैं ये लोग, तो वो उसी का बनाया हुआ है ना। सैफुर रहमान को भी तो गाली देना ज़रा, उसको भी बुरा कहना, सिर्फ नैब के चेयरमैन को तनाना क्या है। नैब ने जो है मरियम नवाज को भी 200 एकड़ के केस में जो है तलब कर लिया 11 अगस्त को। बेचारी उसकी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी, फिर सडनली आप लोगों ने निकाल दी यहाँ पे। मेरा ख्याल है मरियम को वो कंपनी एंजॉय करती है, वो बुलाते हैं, बातें होती हैं, चाय वाय पी जाती है, वो बाहर आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं। लेकिन इस बार नहीं करेंगी,
मुझे मुश्किल लगता है। मुझे लगता है इस बारी मरियम प्रेस कॉन्फ्रेंस और अगर करेंगी तो बड़ी डोसाइल किस्म की होगी। लेकिन उनके पिछले केसेस का क्या बना, मतलब ये अब नया केस आ गया लेकिन पिछले तो ये तो नैब वाले बता सकते हैं। उनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो तो दुनिया के सामने, मैं उस पर कम ही बोलूँ तो अच्छा है। नैब की प्रोसिक्यूशन के मतलब क्या बात करे इंसान, जिस पे शाहिद खान अब्बासी ने भी कहा है कि अगर नैब को ख़त्म ना किया गया तो पाकिस्तान को ख़त्म शाहिद कर देगा। खान अब्बासी को अपनी बात पे गौर करना चाहिए। ही इज़ अ सेंसिबल गाय एंड ही इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हम किसी भी अपनी राय को पाकिस्तान के सालमियत से नहीं हम तशबीह दे सकते। हमें वो ऐसा कोई नहीं बोलना। मैं अगर आपसे या किसी से दुखी हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कहूँगा पाकिस्तान अब इस काबिल नहीं रहा, नौजुबिल्ला, नो नो नो। शाहिद खान अब्बासी के जो मुशाहिदात हैं मैं उससे एग्री करता हूँ कि नैब को बेहतर होना चाहिए, नैब को फ़ाल होना चाहिए, नैब की प्रोसिक्यूशन सही होनी चाहिए, नैब कोर्ट्स अलग से होने चाहिए ताकि डेली बेस पे हियरिंग हो और 3-3 महीने में फ़ैसले हों। लेकिन मैं इदारों को ख़त्म करने पे मैं बिलीव नहीं करता। नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं, शहबाज शरीफ बाहर एहतजाज के लिए आना नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ गए हैं और मौलाना फजल रहमान जो परेशान हैं, तो अपोजिशन का जो दावा था कि हुकूमत गिरा देंगे वो ईद के बाद, तो वो तो वहीं का वहीं रहेगा। अपोजिशन के सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी जी, उनको मैंने कहा ट्विटर पे नहीं आप हुकूमत गिरा सकेंगे, ना फेसबुक पे। अच्छा, हुकूमत के बहुत से वजीर हैं वो भी ट्विटर पे हुकूमत कर रहे हैं और अपोजिशन ट्विटर पे अपोजिशन कर रही है। तो ऐसी चीज़ का होना क्या, स्टेटस को रहनी है। हुकूमत भी चलती रहेगी, अपोजिशन भी चलती रहेगी, लेकिन ये अपोजिशन उसको तंग नहीं कर सकती जब तक वो सामने नहीं आया। आप देखें ना, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। बिलावल ने कहा कि जी शहबाज शरीफ लीड करेंगे, शहबाज शरीफ ने कहा नहीं मैं नौजवान कंधे इनको दे रहा हूँ, यानी अपने सरों से सारों ने वो झाड़ दिया। उनका मैनू ना आगे करो, मैन फिर को तालाब से धक्का दे देगा, तो वो करने नहीं चाहते। जब ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते अपोजिशन की उस मुल्क में, तो अपोजिशन हुकूमत को हटाने की कैसी जिम्मेदारी ले सकती है। आपने हुकूमत की बात की है कि वो भी ट्विटर पर चल रही है कहीं कहीं, तो पंजाब के 37 स्पोक्स पर्सन है जिसमें से हमें कोई नज़र नहीं आता फयाजुल हसन चौहान के अलावा। लेकिन असल में वो इतना झूठ बोल चुके हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, मेरे प्रोग्राम में तो बहुत दफ़ा उसने झूठ बोले। शौकत बसरा ने अभी किस मुंह से आके शक्ल दिखाएंगे लोगों को, हम हमारे सामने आए ना, मैं अभी याद करा दूंगा बसरा ने कहाँ झूठ बोले हैं, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। और उस वक्त ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हुए थे, फिर आप हर जुमले पे उनका होता है अब आपने मुझे बोलने देना, आपको बीच में ना बोले, अब आप मेरी पूरी बात सुनेंगे। तो ये क्या ड्रामे, ये 37 स्पोक्स पर्सन दुनिया में, मेरा ख्याल है कि फ़िरौन के नहीं थे 37 स्पोक्स पर्सन जितने उस्मान बुज़दार के हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि कितना एक बर्डन डाल देते हैं। ऊपर से यूके में जाके एक स्पोक्स पर्सन ले लिया। वो भाईजान ने आज तक क्या किया वहाँ पे, वो भी ज़रा उनकी भी कारकर्दगी को बता दे। हाँ बस अब फयाजुल हसन चौहान जो असल में मेरा ख्याल है कि उनको शौक़ है हर वक्त टीवी पे आने का। उनको ये नहीं पता कि जब वो आते हैं ना तो लोग चैनल चेंज कर देते हैं, और लोग बाकायदा कार्टून नेटवर्क को प्रेफर करते हैं उन चैनल से जिसके ऊपर फयाजुल हसन चौहान हो। यानी लोग एनिमल प्लेनेट को देखना बेहतर समझते हैं। तो ये इनके स्पोक्स पर्सन है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वज़ीर आला पंजाब को 12 अगस्त को तलब किया है, और जो केस है वो है कि गैर कानूनी शराब लाइसेंस उन्होंने जारी किया। कौमी एहतसाब ब्यूरो मेरे से रब्ता करे ना तो मैं उनको कई और चीज़ें बताऊँ उस्मान बुज़दार की। इस पर तो बहुत चीज़ों पर सवाल और जवाब होने चाहिए, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है क्या उस्मान बुज़दार वो कैरेक्टर दिखाएंगे जो वसीम अकरम प्लस का होना चाहिए। क्योंकि जब उनके अपने वज़ीर गिरफ्तार हो रहे थे, जिसमें नैब जब उनको बुला रही थी दो वज़रा, तो उन्होंने उनके पोर्टफोलियो से रिज़ाइन ले लिया था कि जी आप असरअंदाज होंगे। तो अब उस्मान बुज़दार ने जो अलीम खान के साथ किया, जो उन्होंने हमारे मियाँ वाली के दोस्त के साथ किया, औरों के साथ किया, तो वो ज़रा अपने साथ भी करके दिखाए ना, हमें फिर पता चलेगा कि वाकई ये हकीकी मानों में लीडर है या ये गिदड़ भपकियाँ, या वाकई ये कोई अपने ओहदे के पीछे असर रसूख इस्तेमाल करके ये छुपना चाह रहा है आदमी। और यही इमरान खान कहते थे ना नवाज़ शरीफ को कि रिज़ाइन करो और आ जाओ सामने करो, उसके बाद बेशक आके दोबारा अपॉइंटमेंट ले लो। तो अब देखना है कि उस्मान बुज़दार का कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं। उनका इस्तीफ़ा आना या ना आना ये दोनों चीज़ें साबित कर देगा। उस्मान बुज़दार ने 250 मिलियन का नोटिस भेजा है इमरान खान एंकर जो हैं उनको, तो आपको क्या लगता है अब इमरान खान जो है वो माफ़ी मांगेंगे? क्या ये हतक इज़्ज़त है बेसिकली। पहले तो उस्मान बुज़दार को ये साबित करना पड़ेगा कि उनकी वर्थ है 250 मिलियन की,
और उनकी को कमाई हो रही थी, जो कमाई को जक पहुंचा है और उसके वजह से उनको 250 मिलियन का नुकसान हुआ है, वो 25 करोड़ देने पड़े हैं। फिर वो कोर्ट में आके साबित भी तो करना पड़ेगा। मैं कह दूं कि जी मरियम ने मेरी 5 अरब का मैं आता किस्सत का दावा कर रहा हूँ कि जी मेरी इंसल्ट कर दी, भाई मेरी वर्थ है 5 रुपए की कि मैं 5 अरब का दावा कर रहा हूँ। तो उस्मान बुज़दार के इलेक्शन के गोशवारे देखे और अब 250 मिलियन का दावा जो है ना, ये तो खुद नैब का केस है, ये उनके खिलाफ ये हो उनके जाएगा। खिलाफ उनके गले में फंदा है। अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो उनको किसी ने गलत एडवाइस की है। उनके इर्द गिर्द भी तो ऐसे ही लोग हैं ना बेचारे, जो पहली दफ़ा ही हैं और अपनी अपनी चुतराटें कर रहे हैं। तो ठीक है, ये कुछ नहीं होना है इसका। शुगर माफिया के खिलाफ आपको क्या लगता है कब एक्शन होगा? कुछ नहीं होना। शुगर माफिया कौन है? मोना सलाई को अरेस्ट करेगा इमरान खान, काफली कभी अलग हो जाएगी। तो मोना सलाई तो एक सीक्रेट का हुआ ना, उसके मतलब हर आदमी बात करता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन अरेस्ट नहीं उसको करना। खुसरो बख्तियार को अरेस्ट करेंगे, वो तो काबीना में है, बड़े अहम वजारत में। उनके भाई को अपना उसको अरेस्ट करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के। जहांगीर तरीन को खुद निकलने दिया। साइन किसने किया? उस्मान बुज़दार ने। करेंगे अरेस्ट उस्मान बुज़दार को, तो फिर आप किसको अरेस्ट कराना है आपने? उसके अलावा उनके फोरमैन को, उनके लेबर वालों को, कोई ट्रक के लोडर है, उनको कराना है अरेस्ट? रहने देना यार। साबिक कप्तान इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने कहा है कि अगर बाबर आजम विराट कोहली होता तो हर कोई उनकी बात कर रहा होता। तो आपको लगता है कि हम लोग अपने टैलेंट को खुद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी उनकी होती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं विराट कोहली का बड़ा फैन हूँ। विराट कोहली इज़ एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। लेकिन एक हमने ना कुछ 2 महीने पहले 3 महीने पहले यहीं पे एक प्रोग्राम किया था और हमारे एसोसिएट शुएब ने उसकी रिसर्च की थी। और जब वो रिसर्च आमने सामने रखी थी तो वो तमाम आदाद व शुमार बताते थे कि बाबर आजम जो है विराट कोहली से बेहतर प्लेयर है। अच्छा। और वो रिसर्च हमें बताती थी कि बाबर आजम जो हैं उनको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा सलाहियतें दी हैं जिनका शायद हम लोगों ने एतराफ़ कम किया। तो हमें तो फ़ख्र होना चाहिए कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड्स नंबर 1 बैट्समैन है या वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और हर फॉर्म ऑफ प्ले गेम में है। वो 20 में भी हैं, T20 में भी हैं, वनडे में भी हैं, टेस्ट में भी हैं। ही इज़ अ डिपेंडेबल पर्सन, ही इज़ अ डूअर एंड ही इज़ अ मैच विनर। सबसे बढ़ के बात देखिए, डिपेंडेबल तो सचिन तेंदुलकर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन तेंदुलकर ने कितने मैच जीते इंडिया के लिए? उसके बरक्स गंगूली ने या द्रविड़ ने मैच बचाए इंडिया को, गंगूली ने मैच जीते हैं। तो मैं तो समझता हूँ बाबर आजम बहुत बेहतर प्लेयर है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती या उतना स्टार नहीं बनाते। अच्छा हो जाता, हम वैसे ही उसके वैरी पड़ जाते हैं क्या तरक्की क्यों कर गया। तो वो बस बाबर आजम बेचारा उस चीज़ की भुगत रहा होगा, लेकिन कोई इसमें कोई शक नहीं। मैं 2 ग्रेट प्लेयर्स के कंपैरिजन में मैं बिलीव नहीं करता कि मैं विराट कोहली और बाबर आजम को कंपेयर करूं। लेकिन मॉडर्न डे में ये भी फैक्ट है कि बाबर आजम से अच्छा बैट्समैन नहीं है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।